नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार ने मिडिल ईस्ट पर चर्चा के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक। राहुल गांधी ने बैठक से बनाई दूरी, टीएमसी ने किया बैठक का बहिष्कार। जंग के बीच ट्रंप का नया दावा, कहा अमेरिका ने जीती जंग, ईरान परमाणु हथियार न रखने पर हुआ सहमत। ईरान ने किया खारिज, साथ ही पाकिस्तान का सीजफायर प्लान भी हुआ खारिज। कांग्रेस और गांधी परिवार को बड़ा झटका, 24 अकबर रोड मुख्यालय खाली करने का फाइनल नोटिस। खाली करने की आखिरी तारीख 28 मार्च। बेदखली नोटिस से कांग्रेस में हलचल। चुनाव आयोग पर फिर से ममता बनर्जी ने बोला तीखा हमला। तो उधर हुमायूं कबीर और ओवैसी ने किया गठबंधन का औपचारिक ऐलान। 20 बड़ी रैलियों की तैयारी, साथ ही ओवैसी बोले बंगाल में लड़ाई सीएम की। गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला बना दूसरा राज्य। विधानसभा में बहुमत से हुआ बिल पास। कांग्रेस ने वोटिंग से वॉकआउट कर जमकर काटा था हंगामा। बिल पास होते ही अमित शाह ने भरी हुंकार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर भारत सरकार के एक्शन की। मिडिल ईस्ट में पिछले 26 दिनों से जारी तनाव और उसके वैश्विक प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को मौजूदा हालात से अवगत कराना है। इसके साथ ही इस अंतर्राष्ट्रीय संकट पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाना है। पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक से दूरी बना ली। टीएमसी के भी बैठक को बहिष्कार करने की खबर सामने आई। बैठक को लेकर विपक्ष ने फिर से घिनौनी राजनीति कर दी है, पर सरकार का स्टैंड काफी ज्यादा क्लियर है। सर, बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि सरकार चर्चा करे, सरकार जवाब दे, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो राहुल गांधी ने क्यों दूरी बनाई, टीएमसी ने क्यों बहिष्कार कर दिया? क्या चाहता है ये विपक्ष? देखिए, ये लोग चाह रहे हैं कि हम इस युद्ध में ऐसे फंस जाएं कि सरकार को फिर जवाब देने का मौका न मिले जी। हाय खामनई, हाय खामनई। आप ये चाह रहे हो कि इजराइल से पंगा ले लें, अमेरिका से पंगा ले लें, अपने जो तमाम ये जो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इन लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको हम जायज बता दें। ये इनकी मंशा है। वो मंशा क्यों है? क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स से प्रेरित इनका स्टैंड है, इसलिए ये चीख पुकार कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल जो है वो लड़ रहा है ईरान से, तो इनकी मानसिकता बिल्कुल अलग है। अब किस मुंह से ये जाएंगे? अभी तक क्या था, ईरान हमारा दोस्त है। कल भी वो पवन खेड़ा बोल रहा है कि ईरान का साथ देना चाहिए। आज क्या हुआ? आज ईरान के एम्बेसडर ने बकायदा सार्वजनिक बयान दिया कि दुनिया में अगर कोई भी देश शांति ला सकता है, मध्यस्थता कर सकता है, इट इज ओनली इंडिया। अब बात समझिए कि ये क्यों राहुल गांधी क्यों भाग गए। कल तो भाषण दे दिए कि सरकार को कुछ पता नहीं है, उनके दिमाग से कुछ नहीं जा रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, अमेरिका जो कहता है वो करते। और जैसे ही आपने क्रिटिसाइज किया, मालूम चला ट्रंप का फोन आ गया। क्रिटिसाइज आपने किया, प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ और ट्रंप का फोन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल इशू, चूंकि इजराइल ईरान इन्वॉल्व है, इनको हिंदू मुसलमान जो है साफ साफ नजर आ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स साफ साफ नजर आ रहा है। अब आप इस मीटिंग में शामिल होंगे तो फिर आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकेंगे। फिर तो आपको कह दिया जाएगा ना कि भाई सारी जो वस्तु स्थिति है सरकार ने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर कर लिया, और उसके बाद अगर आप इंडिया के स्टैंड के खिलाफ जाते हैं तो ये देशद्रोह के जैसा हो जाएगा। इसलिए टीएमसी नहीं गई और राहुल गांधी इससे दूरी बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर में प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे मौके पे कम से कम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में
एकजुट रहने की आवश्यकता थी। बिल्कुल, तो सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, पर विपक्ष इस पर भी राजनीति करने में जुटा हुआ है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग अब चौथे हफ्ते में भी पहुंच गई है। लड़ाई कम होने के कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे और हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार नए हमले, बढ़ते हताहत और तीखी बयानबाजी से पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। जंग के बीच ट्रंप ने नया दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने पर पूरी तरह से सहमत हो गया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया गया है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के तमाम दावों को इनकार कर दिया है। उसने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। साथ ही एक और खबर यह भी है कि पाकिस्तान के सीजफायर प्लान को ईरान ने भी खारिज कर दिया है। सर, क्या कुछ चल रहा है? ट्रंप बार बार जो भी बयान देते हैं उसको बार बार ईरान खारिज क्यों कर देता है? चल क्या रहा है एक्चुअल में? पहले पाकिस्तान को डील कर लेते हैं। पाकिस्तान चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों ने कल भी एक वीडियो हमने बनाया था और ये बताया था कि देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है वो किसी तरीके से, क्योंकि उसको मालूम है कि वो जब तक इस युद्ध का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा पाकिस्तान को इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो वो चौधरी बनने के लिए कि इस्लामाबाद में हम प्लेटफॉर्म देंगे, सारे लोग आएंगे, बातचीत करेंगे। आज क्या खबर आई, हिंदुस्तान के जहाज उसको ईरानियन नेवी एस्कॉर्ट करके बाहर भेज दे रही है। पाकिस्तान के जहाज को रोक लिया गया। हो गई, करवा ली बेइज्जती, निकल गई सारी हेकड़ी। आप युद्ध शांत करवाना चाह रहे थे, ईरान ने कहा कि तुम पार्टीजन हो। पार्टीजन क्यों हो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं वो नागवार है, वो ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि जो पहला ही शर्त उन्होंने दिया है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फ्री हो जाना चाहिए, मतलब किसी का उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये फ्री फॉर ऑल, दुनिया उसमें आराम से आए और जाए, उस पर किसी की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ईरान कह रहा है कि हमारी उसके ऊपर कब्जा होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर अपना जो प्लानिंग है वो बंद करने को तैयार है। ईरान ने कहा भाई किसने कह दिया? तो ये जो पाकिस्तान ने जो फीडबैक दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान इन सब सारी चीजों के लिए एग्री कर गया, वो प्लान बना रहा था, मुनीर और शहबाज शरीफ जो है बातचीत कर रहे थे, तो ईरान ने कहा शट अप, ये सब बकवास जो है हमारे साथ नहीं चलेगा। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो पता नहीं कैसे वो आज उन्होंने जीत जो है दर्ज करवा दी, कहते कि हम जीत गए। क्यों जीत गए? कि हमारा टारगेट था रिजीम चेंज करना, तो रिजीम चेंज जो है वो हो गया उनके हिसाब से। उन्होंने क्या आकर के कहा, और मुझे समझ में नहीं आता कि भाई पूरी दुनिया के सामने आकर के इस तरह की बातें कैसे कर देते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जो पहले जो टॉप लीडर्स थे उसको हमने हटा दिया, फिर कोई दूसरा बैच आया, सब जगह उसको खत्म किया गया, उसको भी हमने खत्म कर दिया। तो अब कोई तीसरे लोग हैं जिनके बारे में हमको नहीं मालूम। तो मेरे हिसाब से, मैंने ट्रंप के हिसाब से रिजीम चेंज हो गया, क्योंकि जो पहले लोग जो सरकार चला रहे थे वो सब नहीं है। तो अगर ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है रिजीम चेंज की, तब तो भाई जीत भी गए, हॉर्मोस भी जो है फ्री हो गया, न्यूक्लियर आर्सेनल भी खत्म हो गया, मिसाइल भी नहीं बनाएगा, तुम्हारी शर्तें भी सब कुछ मान लिया। ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। कल भी हमने कहा था कि ऐसा कोई भी निगोशिएशन, ऐसी कोई भी डील जिसमें इजराइल मौजूद नहीं है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जी, अब बात कांग्रेस पर आई बड़ी मुसीबत की। कांग्रेस और गांधी परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में अपने राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड के परिसरों को खाली करने का बेदखली का नोटिस मिला है। इन दोनों परिसरों को खाली करने की आखिरी तारीख 28 मार्च तय की गई है। नोटिस के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब कानूनी विकल्प तलाश रही है। कांग्रेस इन परिसरों को खाली कराने के नोटिस पर सरकार से कुछ समय की मोहलत भी मांग सकती है। सर, ये फाइनल नोटिस है बताया जा रहा है, अब अगला विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास क्या है, या फिर खाली करना ही होगा? देखिए, खाली करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प तब होता है जहां निगोशिएशंस, रिश्ते होते हैं, जहां बातचीत का दरवाजा खुला हुआ होता है। आप कह रहे हो कि भाई लीगल रास्ते से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है कि लुटियन जोन के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं होगा, बाहर जाइए आप। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही
कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने लिए आईटीओ के पास इंदिरा निवास, इंदिरा भवन बनवाया, जो नया हेडक्वार्टर बना है। जब नया हेडक्वार्टर बन गया, पुराने हेडक्वार्टर में क्यों आप बैठे हुए हो? उसको भी हथियाना चाह रहे हो? जमींदारी सिस्टम चल रही है क्या? बपौती है किसी की? एक दफ्तर नहीं, दो दो दफ्तर कांग्रेस पार्टी के नाम पे है। एक 5 रायसीना रोड पे है, जहां यूथ कांग्रेस का हेडक्वार्टर आपने बना रखा है, और दूसरा 24 अकबर रोड, सोनिया गांधी के ठीक बगल में। अब दिक्कत क्या है कि 2010 में ये अलॉट हुआ, और उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें आती गई, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसने नोटिस ये देते रहे ये लोग। और मोदी सरकार जब आई तो ये भाई बीजेपी का भी दफ्तर शिफ्ट हुआ ना, वो शिफ्ट करना पड़ रहा है, सबको शिफ्ट करना पड़ रहा है। आप जो है वहां बैठे रहना चाहते हो। अब आज ये मसला क्यों आया? आज मसला इसलिए आया क्योंकि अब इसके ऊपर किसी ने कहा कि भाई इसके ऊपर राजनीति करो, अब इसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। बताओ कि कैसे मोदी सरकार जो है गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को वो तंग कर रही है, हमसे मेरा ऑफिस छीना जा रहा है। जैसे बीच में कैसे रोने लग गया था कि हमारा बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया, सारी चीजें, ये बकवास। तो कुछ पत्रकार लोग हैं जो कोई बता रहा है कि ये नोटिस 13 तारीख को गया है। 13 तारीख से, तो 13 तारीख से अभी तक आप सोए हुए थे। अचानक से आपको विक्टिम कार्ड खेलना है, और वो भी ये सारी चीजें न कोई लीगल ग्राउंड है और ना ही आपके पास कोई दूसरा तरीका है इसको रोकने का। भाई किसके पास जाओगे? अमित शाह के पास जाओगे? राहुल गांधी को जाना होगा ना कि प्लीज हमें जो है ऑफिस रहने दो। बात होगी क्या? आप दिन रात इस तरीके का पॉलिटिकल कल्चर आपने बना दिया कि सोशल मीडिया हो कि पार्लियामेंट हो कि हर जगह आप प्रधानमंत्री अमित शाह को गालियां दोगे तो आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को ये जो दोनों दफ्तर है वो खाली करना ही पड़ेगा। जी, अब बात बंगाल विधानसभा चुनाव की। बंगाल में जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, टीएमसी और बीजेपी के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिल रहा है। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा एसआईआर का है। ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दे रही है, बीजेपी पर प्रहार कर रही है। अब उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा है कि पर्दे के पीछे से आयोग को बीजेपी चला रहा है। उन्होंने सभी पार्टियों से कहा है कि वो एक साथ आएं और आयोग की मदद से एक ही पार्टी का शासन लागू करने की कोशिश के खिलाफ लड़े। साथ ही दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ओवैसी ने चुनाव के लिए अपनी पार्टियों के बीच में गठबंधन की घोषणा आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इस दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि हम पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी। उन्होंने बताया कि सभी रैलियों का उद्देश्य जनता के बीच जाकर अपनी बात रखना और गठबंधन की ताकत दिखाना है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक मजबूत लीडरशिप उभरे। सर, क्या चल रहा है बंगाल में? अब तो औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया अलायंस का ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच में। ये कितना बड़ा झटका बनने जा रहा है ममता बनर्जी? मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं, ये जो आखिरी सेंटेंस आपने पढ़ा कि एक मुस्लिम लीडरशिप उभरे, डिप्टी सीएम चाहिए और टीएमसी को सरकार बनानी है, तो देयर मेन टारगेट इज कि किसी तरीके से वो इतनी सीटें ले आए, क्योंकि ममता बनर्जी की सीटें घट रही हैं। ये इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ममता बनर्जी कितनी भी जोर लगा ले, वो बहुमत नहीं लेकर के आ पाएंगे इस बार, क्योंकि मुस्लिम वोट खिसक रहा है। अब मुसलमानों के बीच जाकर के वही बात ओवैसी कह रहे हैं जो बात उन्होंने बिहार में कही थी। आपको याद होगा, बिहार में भी लोगों ने कहा डिप्टी सीएम दो, हमें डिप्टी सीएम दे दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब मुस्लिम जो है आपके साथ होंगे। उन्होंने फिर 6 सीटें मांगी, नहीं दिया आपने, 5 सीटें अपने से चुनाव लड़के जीत गए। यही फॉर्मूला बंगाल में भी लागू होने जा रहा है। 20 रैलीज का मतलब ये हुआ कि एक रैली जो होती है वो करीब 7-8 कंस्टिट्यूएंसी, अब जैसे बहरामपुर के अंदर है, ये तो मेन मुस्लिम पॉपुलेशन के 20-60-70% पूरे इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या है। वहां क्या जाकर के कहा जाएगा? वहां जाकर के यही बात कही जाएगी कि भाई हम वोट देते हैं, ममता मुख्यमंत्री बनती है और मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए लोग छोड़ देते हैं। ये नहीं चलेगा।
आदर तो आप कमिट करो डिप्टी सीएम, नहीं तो फिर चुनाव जीत करके हम वो साफ साफ कहेंगे कि हम कोई बीजेपी को समर्थन नहीं करने वाले, लेकिन हम अगर टीएमसी को समर्थन देंगे तो ये हमारी शर्त है कि हमें एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना जरूरी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। गुजरात विधानसभा में देर रात को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पास हो गया। गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था। विधानसभा में बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट भी कर दिया था। जमकर हंगामा हुआ था। पास होने के लिए बिल पर 7 घंटे तक बहस भी हुई। बिल आखिरकार बहुमत से पास हो गया। ये बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल के पास होने पर अमित शाह ने बधाई भी दी है। शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, ये बीजेपी का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले, ये हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है। जो बीजेपी वादा करती है उसे जरूर पूरा करती है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विपक्ष ने तो जमकर विरोध किया था। कहां है भाई राहुल गांधी, संविधान लेकर के पॉकेट में लेके चलते हैं। ये तो कि देश के अंदर एक यूसीसी हो, ये कोई बीजेपी का एजेंडा थोड़ी है। ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है। ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत इसे बाकायदा इंक्लूड किया गया कि अभी नहीं लेकिन 10 साल 15 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा सबूत है कि इस देश में एक ही तरह के कानून हर किसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये होगा। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेसियों की ऐसी रही कि इन्होंने टालना शुरू कर दिया। फिर बीच में नई बात आ गई, नहीं मुसलमानों से पूछ के जो है आपको जो है यूसीसी लाना होगा। ये इस तरह का विचार जो है एक नैरेटिव गढ़ा गया। अच्छा, चोरों से पूछ करके आप बनाओ कि भाई किस तरह का कानून बने कि कितना तुमको सजा मिले। ये बेकार की बातें। ये क्या संविधान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम समाज से पूछ करके ही ये बनेगा? और ये सिर्फ मुस्लिम समाज का ही मसला क्यों हो जाता है? यूसीसी आ रहा है तो बाकी सभी धर्मों के लोगों के ऊपर ये इक्वली लागू होगा। तो ये जानबूझ के इस मामले को कंट्रोवर्शियल बना दिया। जो सरकार की जिम्मेदारी थी, संविधान के मुताबिक ये जिम्मेदारी है कि आप तो ये कसम खाते हो संविधान के अनुसार चलेंगे, तो संविधान में तो लिखा हुआ है भाई यूसीसी देना है। आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स जोड़ करके इसको आपने दरकिनार, आपने उसको बाकायदा आपने उसको हटा करके रखा। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब हम धीरे धीरे एक एक करके, अब उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में लागू भी हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई हंगामा नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अब गुजरात हो गया, अब यूपी के अंदर में भी ऑलरेडी कैसा होगा उसकी कमेटी बनी हुई है, मध्य प्रदेश में भी बनी हुई है। तो जहां जहां अब ये फाइनल स्टेज में पहुंचेगा तो यूसीसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में लागू होगा। लेकिन इससे कहीं बड़ी बात जो है वो ये कि ऑलरेडी यूसीसी लागू होना चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप कब तक लेकर के आओगे। तो सरकार की तरफ से अभी तक तो जवाब नहीं दिया गया है। जो जानकारी है वो ये कि हम 2-3 राज्यों में, 4-5 राज्यों में यूसीसी का एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसे संसद से पास करके पूरे देश में लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला आएगा तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया, साथ ये कहते हुए कि भाई अभी तक लगा क्यों नहीं है, सरकार क्या करना चाहती है, आप सरकार का पक्ष बताएं और सरकार का जब पक्ष आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक इसी के फेवर में है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।